हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग आज देखेंगे मनोवैज्ञानिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और वैसे भी आप लोग देखिए 4 बुकें हैं, तीन तो आपके लिए पूरा है ही, एक ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, अभी क्या बल्कि बहुत पहले से आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 4 बुकें कंप्लीट करना कोई आम बात नहीं है एक महीने के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट अब एक ही महीना मान के चलिए, 23 तारीख हो गई, एक हफ्ता इधर और बाकी वो फरवरी पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पे बताया गया है कि बुद्धि का स्वरूप क्या है और बुद्धि कैसे कार्य करती है। इस संबंध में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों को बुद्धि के सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ बुद्धि संबंधी मुख्य सिद्धांतों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है। ठीक है, और इस सिद्धांतों से बुद्धि के स्वरूप एवं कार्य विधि को समझने में सहायता मिलेगी और साथ ही उसके मापन की विधियों को भी समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नोट्स बुक बना लें, या तो एक ही नोटबुक में 2 पार्ट कर लें। ठीक है, 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें एक ही बुक में, और दूसरा क्योंकि अच्छा मतलब मोटी नोटबुक लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लिखना है, मैं पहले फिर से बता दे रहा हूँ, लिखना है तो आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला दिया गया है एक कारक एवं अथवा एक सत्तात्मक सिद्धांत, यूनिटरी और मोनार्चिकल्स थ्योरी। ठीक है, तो ये दिया है बिने टर्मन। देखिए, बिने ने दिया है, टर्मन ने और स्टर्न ने अपने अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्धि अपने एक इकाई कारक शक्ति अथवा ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बिने, टर्मन और स्टर्न। ठीक है, तो तीनों नाम आप याद रखिएगा, कौन कौन से हो जाएंगे, बिने, टर्मन और स्टर्न। ठीक है, तो अभी ये एक बार आप लोग थ्योरी पूरी देख लें, फिर लास्ट में जब हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके पढ़ेंगे, शॉर्ट का इन द सेंस जो याद करने वाली चीज़ें हैं जल्दी से दिमाग में रहें। अब एक कारक में कौन कौन से नाम हैं ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ने का मतलब इन द सेंस कि याद हो जाएगा। ठीक, फिर इस पे क्या देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वह किसी भी कार्य को दक्षता के साथ कर सकता है। ठीक है, अब बुद्धि तेज होगी तो अपने अच्छे से वो कर लेगा। फिर इस पे दिया गया, जॉनसन ने तो इस संदर्भ में यहाँ तक कहा है कि यदि वैज्ञानिक न्यूटन अपनी बुद्धि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में ना करके साहित्य के क्षेत्र में करते तो वे एक अच्छे क्या होते, साहित्यकार होते। ठीक है, ये किसने बोला है, ये जॉनसन ने बोला है। फिर इसके बाद दिया गया है, परंतु यथार्थ तो यह है कि तीव्र अर्थात उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति सभी क्षेत्रों के समान रूप से सफलता प्राप्त नहीं करते, या उनकी बुद्धि के साथ साथ उनकी रुचि, रुझान एवं आवश्यकता की तीव्रता आदि पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि वर्तमान में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि कोई भी उस पर रुचि ले। ठीक है, कोई भी कोई मन से करे कोई काम, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, यही वाला सब्जेक्ट ले लीजिए, तो किसी को पसंद आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा। जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो उनको आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनको नहीं आ रहा हो सकता है कि देखिए, अब कुछ लोगों को लिखने में समस्या होती है। साइंस वाले जितने स्टूडेंट होंगे उनको क्या है कि शॉर्ट में लिखने की आदत होती है, बट यहाँ पे क्या पूरा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, तो काफ़ी समस्याएं हैं काफ़ी स्टूडेंट के साथ, तो किसी में रुचि है किसी में नहीं है। ठीक है, अब किसी में मन लगता है किसी में सब्जेक्ट में नहीं लगता है। जैसे सोशियोलॉजी है, किसी को आर्टिकल्स याद होंगे और किसी को याद नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कुछ करेंगे, उसको भी याद करवाएंगे। 1 से 51 तक की तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, और उसमें से देखिए मैंने बोल दिया 1 से 51 तक की, बट इस पे से भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं आपके नंबर नहीं मिलेंगे वो। फिर है, एक कारक खत्म हुआ, दूसरा कारक देखते हैं। तो इस पे दिया गया है 2 फैक्टर और बाय फैक्टर थ्योरी। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन ने अपने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि 2 कारकों शक्ति अथवा योग्यताओं का योग है। किसने, स्पेयरमैन ने
द्विकारक सिद्धांत दिया है। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। और इन्होंने क्या बोला है कि शक्तियों अथवा योग्यताओं का योग है। ठीक है, क्या है? बुद्धि एक क्या है? दो कारकों का मेल है। किसका किसका? शक्तियों और योग्यताओं का। प्रथम कारकों को उन्होंने सामान्य मस्तिष्क योग्यता मतलब कि जनरल्स मेंटल एबिलिटी जी पॉइंट दिया है, जी याद रखिएगा। तथा दूसरे कारक को विशिष्ट मानसिक योग्यता स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी एस कहा है। ठीक है, तो जी से जीनियस मान लीजिएगा, एस से सुपर मान लीजिएगा, स्पेसिफिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, बट जी से वैसे जनरल होगा और एस से हो जाएगा स्पेसिफिक। इन्होंने स्पष्ट किया है कि सामान्य बुद्धि जनरल व्यक्ति को सभी कार्यों में सहायता करती है और विशिष्ट बुद्धि क्या है? उसे उसी कार्य में सहायता करती है जिसके लिए वह होती है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि सामान्य योग्यता जी एक ही होती है परंतु विशिष्ट योग्यता अनेक होती हैं। उन्होंने इन्हें क्रमशः सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस और विशिष्ट बुद्धि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की संज्ञा दी है और विभिन्न प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं को S1, S2, S3 और S4 आदि से व्यक्त किया है। इसे सामने अंकित रेखांकित द्वारा देखा जा सकता है। अब देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है द्विकारक का डायग्राम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सिंपल सा डायग्राम है, पूरा एक गोल सर्कल बनाया, वो जी पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद S1 डालिएगा, S2 डालिएगा, S3 डालिएगा, S4 डालिएगा और S5 डालिएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा पूरा। फिर इसके बाद दिया गया है कि विद्वानों ने स्पेयरमैन की यह बात तो स्वीकार की कि मनुष्यों में कार्य करने की सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि कार्य करती है, परंतु चूंकि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किसी कार्य के संपादन में उसकी किस बुद्धि अथवा कारक का कितना योग है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बता दिया कि कौन सी बुद्धि मतलब कि कौन से बुद्धि किस में काम कर रही, बट कितना परसेंट काम कर रही है ये इन्होंने नहीं बताया। इसीलिए उन्होंने इस सिद्धांत को भी स्वीकारा नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पीयरमैन में क्या दिया गया था? जी पॉइंट और एस पॉइंट दिया गया था। ठीक है, मतलब कि जनरल बुद्धि और क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक बुद्धि। फिर इसके बाद है त्रिकारक। दो कारक पढ़ लिया, अब तीन कारक में क्या दिया गया है? द्विकारक सिद्धांत की कमी को स्वयं से स्पीयरमैन ने समझ लिया था और उसे दूर करने के लिए उन्होंने त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर इन्होंने क्या करा कि उन्होंने बुद्धि के जी और एस कारकों तत्वों के साथ एक तीसरा कारक समूह कारक ग्रुप फैक्टर और जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी तक क्या था? दो कारक थे, इन्होंने बताया था दो बुद्धि जी और एस। अब इसको जी फैक्टर जो ग्रुप फैक्टर है उसको और जोड़ दिया इन्होंने। समूह कारक से उनका तात्पर्य उस कारक से था जो जी और एस कारकों से समान रूप से विद्यमान रहता है। इसे सामने अंकित रेखांकित क्षेत्र देखिए। अब इसको क्या है? जी कारक हो गया और ये एस कारक हो गया, और जो बीच में कॉमन फैक्टर है ग्रुप फैक्टर है उसको बोल दिया यहाँ पे ग्रुप फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट है इसके उसको बोल दिया यहाँ पे ग्रुप फैक्टर। ठीक, तो ये भी इजी डायग्राम है, आप लोग समझ गए होंगे इसको भी। तो द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए हैं। फिर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि बौद्धिक कार्य जटिल तंतु संस्थान से संपादित होता है और विभिन्न शैलियों पैटर्न्स में संपादित होता है। ऐसे में इन्होंने जी और एस और सामूहिक ग्रुप फैक्टर कारक के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किसने बोला? ये थॉर्नडाइक ने इन्होंने आलोचना करी है इसकी त्रिकारक की है। ठीक है, द्विकारक तो हो ही गई थी, त्रिकारक की किसने आलोचना करी है? थॉर्नडाइक ने करी है। फिर इसके बाद आता है बहुकारक अथवा असत्तात्मक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर एंड एनार्चिक से थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? थॉर्नडाइक ने करा। देखिए, ये याद रखिएगा किसने कौन सा कारक दिया है। ठीक है, तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। तो इन्होंने क्या बोला है कि उनके अनुसार बुद्धि में सामान्य योग्यता जी जैसी कोई तत्व नहीं होता है। बुद्धि तो अनेक विशेष प्रकार के तत्वों का योग है और किसी भी मानसिक कार्य करने में कई तत्व मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन अनुभवों में उद्दीपन स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स ये एस से करा गया, ये आर से करा गया, संबंधित स्थापित हो जाता है, उनका
प्रयोग मनुष्य भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं को हल करने में करता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों के करने में दक्ष होता है तो वह आवश्यकता कि वह दूसरों कार्यों को भी करने में दक्ष होता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी इंसान एक कार्य को कर लेता है तो वो दूसरे कार्य को भी करने में सक्षम है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, किसने, थॉर्नडाइक ने बोला है बहुकारक में। क्योंकि देखिए अब कोई भी एक सॉल्यूशन, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई भी स्टूडेंट हो, वो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है, कर सकता है। ठीक है, ये बोला है। मगर अब इस पे भी कुछ हुआ है, वो देख लेते हैं। परंतु आज के मनोवैज्ञानिक अभी तक बुद्धि के इन बहुकारकों अथवा तत्वों की खोज नहीं कर पाए हैं। कोई 5 कारक बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 9 बताता है, कोई 120 बताकर भी यह कहता है कि इस प्रकार के अनेक कारक अन्य कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्पष्ट नहीं है। फिर इसके बाद आता है समूह कारक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर और ओलिगार्चिक थ्योरी और प्राइमरी म्यूचुअल एबिलिटीज पीएमए मॉडल। तो ये कहाँ हुआ देख लेते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट या निष्कर्ष निकाला कि ना तो बुद्धि किसी एक योग्यता का घोतक है, ना 2 योग्यताओं का, ना 3 योग्यताओं का, ना अनेक योग्यताओं का, अपितु यह सामूहिक योग्यताओं के एक अनेक समूह का क्या है, योग है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक, प्राइमरी फैक्टर होता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यता पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की संज्ञा दी है। इस आधार पर इसे प्रारंभिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी पीएमएटी भी कहते हैं। और चूंकि इसमें अनेक मानसिक योग्यता का होना स्वीकार किया गया है, इसीलिए इसे बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, मल्टी मेंटल एबिलिटी थ्योरी भी कहते हैं। और इन्होंने इस प्रकार के 7 प्रारंभिक कार्य को प्राइमरी फैक्टर अथवा प्राथमिक मानसिक योग्यताओं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की खोज भी की है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए 7 बताए हैं कारक, वो देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला कारक इसमें बोला है संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको एन से शो करेंगे। और फिर इस पे दिया गया शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, फिर है स्थानिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी, फिर है शब्द प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी, और फिर तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, फिर स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी, और प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, परसेप्चुअल्स एबिलिटी, जिसको पी से डिनोट करा है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि क्या है, सबका एक योग है। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा, n प्लस वी, ये देखिए n प्लस वी प्लस एस प्लस डब्ल्यू प्लस आर प्लस एम और प्लस पी। ठीक है, तो बुद्धि इन सारी का क्या है, योग है ये। ठीक है, तो ये किसने बोला है, याद रखिएगा, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, समूह कारक। ठीक है, तो ये कहाँ का बोला गया था, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे थॉर्स्टन ने, इन्होंने ये बताया है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, हाँ, इन्होंने क्या बोला कि थर्स्टन के अनुसार से 7 मानसिक योग्यताओं ही बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं। इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि ये योग्यताएं अपने अपेक्षाकृत स्वतंत्र इंडिपेंडेंस होती हैं, और जिस मनुष्य में इन 7 मानसिक योग्यताओं में जो योग्यता अधिक होती है, वह मनुष्य उसी के अनुसार अनुकूल विकास करता है। उदाहरणतः जिस मनुष्य में संख्यात्मक योग्यता अधिक होती है, वह गणित की समस्याओं को सरलता से समझता है और हल करता है, और जिस मनुष्य में शाब्दिक योग्यता अधिक होती है, उसका शब्दकोश विस्तृत होता है। थर्स्टन ने इन 7 मानसिक योग्यताओं के आधार पर मापन के लिए एक बुद्धि परीक्षण भी तैयार किया है, जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है। क्योंकि तो अभी तक मनोवैज्ञानिक मानसिक योग्यताओं की सर्वमान्य सूची नहीं
बना सके हैं, परंतु अधिकतर विद्वांस बुद्धि को अनेक मानसिक योग्यता का योग मानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा किसने बोला है? थर्स्टन ने बोला है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, और प्लस इसका भी जो 6 पॉइंट है वो है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ठीक है, और ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक बर्ट और वर्नन ने जीएस तथा समूह कारकों से संबंधित सिद्धांत को का संश्लेषण कर एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्रमिक महत्व का सिद्धांत कहते हैं। इसकी मूल मान्यता यह है कि मानवीय योग्यताएं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक होते हैं। इन्होंने सबसे ऊपर स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि कारक जी को स्थान दिया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर किसका स्थान दिया है? जी को स्थान दिया है। फिर दूसरे स्तर पर मुख्य समूह कारक को स्थान दिया है। तो मुख्य समूह कारक क्या हो जाएगा? मेजर ग्रुप फैक्टर। फिर इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया, एक हो जाएगा शाब्दिक शैक्षिक मानसिक योग्यता और दूसरा हो जाएगा प्रायोगिक यांत्रिक अभियोग्यता। फिर तीसरे स्तर में इन्होंने बताया कि उपयुक्त मुख्य समूह कारक को अन्य लघु कारक के विभक्त करके रक्षा शैक्षिक मानसिक योग्यताओं को शाब्दिक और आंकिक आदि योग्यताओं में और प्रायोगिक यांत्रिक अभियोग्यता को यांत्रिक सूचना एवं स्थानिक योग्यता आदि योग्यताओं में। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और चौथा और अंतिम स्तर पर लघु समूह कारकों से संबंधित विशिष्ट कारकों को रखा है। मानवीय योग्यताओं के इस क्रमिक रूप को पृष्ठ, इसको छोड़ दीजिए, अभी देख लेंगे इसका। और इस पे क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में अधिकतर से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का योग मानते हैं, तो मानने लगे हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार के क्रम के होने के एक मत नहीं है। इस प्रकार का सिद्धांत भी अपने में पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग अलग आपको लिखना ही पड़ेगा, और एक बार रीड करें पूरे पॉइंट को, और जो भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि देखिए खुद से जो नोट्स बनाएंगे वो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगा। ये पूरी एक थ्योरी है, इससे आप लोग खाली जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखिए, क्योंकि बाकी तो आपको खुद ही से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेन पॉइंट याद रहेंगे तो वो आप ऐड कर सकते हैं, और लिखना आप लोग को आता ही है कि कैसे क्या लिखा जाता है, क्योंकि सब ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।